Hello, how are you? Hope all of you are fine and doing well. मेरे ख्याल से आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे आजकल, क्योंकि अब आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं और हो सकता है कुछ लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया हो और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है idioms and phrases and the second one is fill in the blanks। इसके अतिरिक्त इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि लास्ट के 9 दिन, जो हमारे 9 10 दिन बचे हैं एग्जाम्स के, कि उसमें हम किस प्रकार तैयारी करें कि हम सफल हो सकें। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं या अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। Fill in the blanks. First one is the party for the 500 guests will dash a lot of work from the event planner। तो यहाँ पर हमको गैप में देयर इज वन गैप और उसमें हमको फिल करने हैं। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज रिजल्ट, सेकंड इज एंटी एंड थर्ड वन इज सुपरसीड। तो रिजल्ट का मतलब है नतीजा, आउटकम, परिणाम, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव, इम्पैक्ट, इम्प्रेशन, इफेक्ट। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट का मतलब रिजल्ट का मतलब हमें पता चला, लेकिन यहाँ रिजल्ट से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर हम इसको लिखते भी हैं आंसर में तो इट इज़ नॉट फिट, क्योंकि आंसर इससे नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर विल रिजल्ट आ लॉट ऑफ वर्क, तो हमें यहाँ पर संदर्भ के अनुसार ही शब्द का चुनाव करना है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हमको वर्ड को चूज करना है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। Until the party for 500 guests will entail से मेरा मतलब है यहाँ पर require, to impose। तो यहाँ पर देख लीजिए, the party for 500 guests will require a lot of, मतलब इतने लोगों के लिए जरूरत है a lot of work from the event planner। तो दिस इज द आंसर। क्योंकि सुपरसीड का अर्थ भी ये नहीं हो सकता। सुपरसीड का अर्थ होता है विषय वस्तु, अतिक्रमण करना और जगह लेना, यानी कि एनक्रोचमेंट। तो दिस इज नॉट द आंसर। एंटेल ही होगा, और लेकिन एंटेल के और अर्थ भी हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। एंटेल का अर्थ, ये तो हमारा रिक्वायर का मतलब तो वर्ब के रूप में है, लेकिन एंटेल का नाउन के रूप में अर्थ है संपत्ति का मिलना, उत्तराधिकार मिलना। तो वो इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर है रिक्वायर। Now the next is, she said that she did not dash to her husband at the cost of her prestige। तो यहाँ पर डिड नॉट आया है। डिड नॉट के साथ हम कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इन डबल पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पर ये जो वेंट है, गॉन है और गो है, तो ये गो वर्ब जो है उसके ही तीनों फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन है। तो हमको यहाँ पर क्योंकि थर्ड फॉर्म भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं,
So the correct answer is go. She said that she did not go to her husband at the cost of her prestige. After this, he was dashed to play gamble for money. The first option is called. कॉल्ड यहाँ पर इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई किसी को बुलाता है और वो चला जाए तो मतलब ये तो सोचेगा कि इज इट करेक्ट राइट फॉर मी और नॉट, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि गैम्बल हमारे समाज में इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। जो भी ये खेलता है तो समाज में उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। तो कॉल्ड तो आंसर नहीं होगा। ल्योड का मतलब होता है लालच, फुसलाना, प्रलोभित करना। अल्योर तो लुभाना, किसी टेम्प्ट करना। तो वो हो सकता है कि कोई बहला फुसला कर ले जाए और उससे कराए। तो दिस इज द आंसर। और अट्रैक्टेड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि आप कोई अच्छी चीज़ होगी जो आपके फ़ायदे की है या आप जिसको पसंद कर रहे हो तो उसके लिए तो आप अट्रैक्टेड यूज़ कर सकते हो। बट फॉर गैम्बल आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए। तो ल्योर इज द करेक्ट आंसर। नाउ आफ्टर दिस देयर इज अनदर वर्ड, another sentence. He was no, he crossed the road. He crossed the road with lots of dash in a short time. इन अ शॉर्ट टाइम क्या हो गया? ये भी एक फ्रेज है। इन अ शॉर्ट टाइम का मतलब हो गया बहुत कम समय में। तो ऑन द ऑप्शंस आर hurdles, stones एंड vehicles। तो hurdles से मतलब है बाधा दौड़, अवरोध के ऊपर से कूदना, कूद कर जाना। और इसका जो सिनोनिम है वो है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है अवरोध, अड़चन। और हर्डल का अर्थ भी यही है। तो अगर मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू ओवरकम, और ये जो अ, अवरोध और अड़चन है इस ये हम ओवरकम कर सकते हैं, इस पर हम हासिल कर सकते हैं कुछ ही समय में। तो ये कहलाएगा हर्डल्स। अब सेकेंड इज स्टोन। अगर वो छोटे छोटे स्टोन हैं तो भी पत्थर के ऊपर से चलना, क्रॉस करना रोड को, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब रोड बनती है और पत्थर बिछ जाते हैं सारे में तो उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है, पूरे में बिछ जाता है। और कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है तो उसको अकेला व्यक्ति तो हटा नहीं सकता, और उसके लिए बहुत बड़े ड्रॉप के लिए तो टाइम बहुत लगेगा। इन अ शॉर्ट टाइम नहीं हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम ये कहें स्टोन इन वंस पाथ, ये एक मुहावरा है। तो स्टोन इन वंस पाथ का मतलब हो गया डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेशन। तो मतलब उससे जो है अगर बहुत बड़े पत्थर से तो रोड ब्लॉक हो सकती है, और अगर स्टोन इन वन पाथ है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे और वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं सही हो सकता। नाउ द लास्ट वन इज व्हीकल्स। व्हीकल्स से मतलब है ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम अगर है तो वो मतलब क्रॉस करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो फिर विद लॉट्स ऑफ व्हीकल्स तो नहीं आएगा यहाँ पर, लॉट्स ऑफ hurdles is the correct answer. Now the next is her dash made him agitated and disturbed। हर डैश का मतलब है यहाँ पर स्माइल है,
किसी की भी स्माइल को देख करके, कोई भी जैसे किसी की इनोसेंट स्माइल को देखकर कोई एजिटेट भी नहीं होगा और डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और द नेक्स्ट इज स्क्रीम। किसी की चीख होती है, स्क्रीम का मतलब चित्कार या श्रीक वॉइस जो होगी, रोर होगा। और कभी कभी अच्छे सेंस में, ये तो बुरे सेंस में है यहाँ, और इस सेंटेंस में भी बुरे सेंस में कहा गया। वैसे कभी कभी इसको अच्छे सेंस में लेने के लिए भी कहा जाता है, जैसे कि ठाका मारकर हंसना। इन द पार्टी पीपल स्क्रीम विद डिलाइट। तो विद डिलाइट का मतलब खुशी में, तो दैट इज डिफरेंट। और सॉन्ग सॉन्ग हर सॉन्ग मेड हिम, और किसी कोई भी गाना गा रहा है अगर, तो उसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अ, अ, कोई भी एजिटेटेड होगा और डिस्टर्ब होगा। गाने से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है, चाहे वो सैड सॉन्ग ही क्यों ना हो। नाउ द लास्ट वन इज शी वॉज he was dashed to see her after a long time. So their options are amused. Amused का मतलब है खुश होना, मनोरंजन करना, मन बहलाना, recreate और entertain। तो he was dashed to see her, तो वो किसी को entertain नहीं कर रहे हैं। अगर हम amusement पार्क में जाते हैं तो हम अपना मन बहलाने जाते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर। डिलाइटेड। डिलाइटेड को का इसका सिनोनिम एक एन्चेंटेड भी होता है। एन्चेंटेड का मतलब होता है अति आनंदित होना। और यहाँ पर डिलाइटेड से मतलब है प्रसन्न, खुश होना, हर्षित होना। अगर आप डिलाइटेड हैं, यानी कि इफ यू आर डिलाइटेड, यू आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर द लास्ट ऑप्शन इज एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होगा उत्तेजित होना, जोश में आ जाना। तो कभी कभी आप गुस्से में भी हो सकते हो, उत्साह, रोमांचक और खुश होना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एक्साइटेड। तो यहाँ पर एक्साइटेड का मतलब तो उत्तेजित, गुस्से में भी हो सकते हैं और खुशी में भी। So this is not the answer. Delight is the correct answer. He was delighted to see her. उसको देख करके after a long time. Now it's time to know the meaning of idioms. The first one is hit the books. Hit the books का मतलब बुक को मारो यहाँ नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है मन लगाकर पढ़ना। गो टू स्टडी, टू स्टडी सीरियसली एंड इंटेंसिवली। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड क्रैक अ बुक। यहाँ इसका मतलब मन लगाकर पढ़ना है। जैसे कि अगले महीने आपके एसएससी सीजीएल चरण 1 के एग्जाम्स हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू हिट द बुक्स, यानी कि मन लगाकर पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट इज हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब भी यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हम नहीं लेंगे। शाब्दिक अर्थ क्या है? बोरी को मारो। इट्स नॉट द करेक्ट मीनिंग। इसका अर्थ क्या होगा? सोने जाना। हिट द सैक, सोने जाना है। और गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, और इसके सिनोनिम है हिट द हे। और एंटोनिम्स क्या है? अराइज, गेट अप, अपराइज। और ड्यू टू फीवर, वायरल फीवर, आई हिट द सैक अ लिटिल बिट अर्लियर। थोड़ा जल्दी मैं सोने चली गई। So this is the sentence.
आप इस तरह से डेली यूज़ में सेंटेंस बना करके यूज़ करिए, ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ जाए और इजीली आप इनको मन ध्यान रखेंगे इसका क्या मीनिंग है। नाउ द नेक्स्ट इज सिट टाइट, वेट पेशेंटली। तो वेट पेशेंटली का मतलब तो ये हो गया कि आप बहुत ही किसी का धैर्यपूर्वक इंतजार, या तंग बैठते तो इसका शाब्दिक अर्थ है, तो ये तो गलत होगा, ये तो नहीं है। जमकर बैठे रहना, अड़े रहना, या टू स्टे वेयर यू आर, जहां पर हैं आप वहीं पर आप रहें। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या हम बना सकते हैं? हियरिंग द रोरिंग साउंड इन द डेंस जंगल, ऑल एस्केप, सब भाग गए बहुत डरावनी आवाज सुन करके डेंस जंगल में। डेंस का मतलब घने जंगल में। तो ऑल एस्केप, सब बाल बाल सब बचकर भाग गए। बट माय फ्रेंड सेट टाइट, वो वहीं पर ही जमा रहा, यानी कि जमकर बैठा रहा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी इस तरह से ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। नाउ द नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशन। ऑल द सिचुएशन से यहाँ पे मेरा मतलब है कि खराब सिचुएशन कितनी भी खराब हो, उसको आपको स्वीकार करना। तो यहाँ पर इसका अर्थ संगीत का चेहरा नहीं है। फेस द म्यूजिक, फेस का मतलब चेहरा, और वो किसका? संगीत का। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर किए गए परिणामों को भुगतना से मेरा मतलब है, यानी कि कभी-कभी जाने अनजाने में हमसे कभी-कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों का परिणाम ये हमको भुगतना ही होता है। टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फॉर समथिंग यू हैव डन, और इसका सिनोनिम क्या होगा? फेस द स्टॉर्म, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन टाइम, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं किया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम फ्रेजेस आल्सो। कम ट्रू, टू प्रूव ट्रू, यानी कि किसी बात का उसी बात का सच होना। हर ड्रीम्स कम ट्रू एज शी इज सेलेक्टेड, उसके जो सपने थे वो सच हो गए क्योंकि वो सेलेक्ट हो गई, वो किसी एग्जाम में, जैसे एसएससी और सीजीएल में ही सेलेक्ट हो गई, तो उसके लिए उसके सपने सच हैं। और कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं, मे योर ड्रीम, जब किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम जनरली कहते हैं मे योर ड्रीम कम ट्रू। तो टू बिकम रियल, और जिस किसी भी चीज़ की हम कामना करते हैं और वो पूरी हो जाती है, तो उसके लिए हम कहते हैं हर ड्रीम्स, माय ड्रीम्स कम ट्रू, हर ड्रीम्स कम ट्रू। इस तरह से हिज ड्रीम्स कम ट्रू, वी यूज टू से लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट इज बाय एंड बाय, दैट इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली से मेरा मतलब है धीरे धीरे, क्रमशः। तो इसका मतलब और भी है जो कि हम अभी समझेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, यू विल लर्न द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय एंड बाय। बाय एंड बाय यानी कि धीरे धीरे, क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं और उन सबको एक साथ रिटेन करना, लर्न करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ हम धीरे धीरे ही करके हो पाता है। अगर हम उसको नोट डाउन करें कॉपी में और उसको रोज रिवाइज करेंगे, only then we can learn those rules by and by. After then, in the air, और इसके बाय एंड बाय के जो मैं आपसे कह रही थी कि और भी इसकी मीनिंग है, वो है
by all means, इसका सिनोनिम है by all means and by and large. These are the synonyms. And the last is in the air. In the air का मतलब चाहे या मतलब हवा, जो कि अम, हवा में कहा जाए, अनिश्चित। एवरीबडीज थॉट भी हम इसको कह सकते हैं कि हर किसी के दिमाग में जो बात चल रही होती है उसको हम कहेंगे इन द एयर, इन सर्कुलेशन, इन पीपल्स थॉट, तो वो कहलाएगा देयर इज अ र्यूमर इन द एयर दैट वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, कि ये एक अफवाह है और ये कहाँ पर, लोगों के मन में। यहाँ पर इन द एयर का मतलब हवा में नहीं कहेंगे, लोगों के मन में कि हम दूसरे मकान, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। लास्ट के 9 दिन हम किस प्रकार से पढ़ाई करें कि हम सफल हों। इसके लिए पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर और प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए जरूर पढ़ें। इन दोनों में जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको संक्षेप में नोट डाउन कर लें और डेली एक बार रिवाइज कर लें। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट न करें। रोज 4 घंटे पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट हल करने में लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप कमजोर हैं और जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कंफर्टेबल हैं, उन्हें कम समय में कवर करें। सभी फॉर्मूलों को अच्छे से रिवीजन करने के लिए रोज 15 से 20 मिनट दें, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई बिलीव, मेरा मानना है कि पैशन यानी कि जोश, उत्साह, जुनून यदि हमारे हमारे अंदर है और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी यानी कि दृढ़ता, या हम अपने इरादे के पक्के हैं, तभी हम जोश से अगर हम काम करें और इरादों में पक्के हों, तभी हमको सफलता मिल सकती है। और इसके लिए हमको अपना फोकस बनाए रखना होगा। केवल आप मेहनत करते रहें और खुद पर भरोसा करें।